अब तक आपने देखा ग्रीनलैंड का इतिहास, वाइकिंग्स की विरासत, डेनमार्क का साम्राज्य, अमेरिका का खौफ, चीन की चालाकी और यूरोप की बेचैनी। अब आगे। अब आता है दुनिया का और इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा किरदार, जो कभी शांत नहीं बैठता बल्कि बर्फ में भी अपने निशान खोदता चलता है। वो है रूस। अगर आर्कटिक एक शतरंज की बिसात है तो रूस उस पर सबसे ज्यादा मोहरे पहले से बिछा चुका है। आर्कटिक इलाके में सबसे लंबी समुद्री सीमा रूस की है, यानी बर्फीले उत्तर में सबसे बड़ा किनारा उसी के पास पड़ता है। रूस का उत्तरी इलाका साइबेरिया से लेकर बेरिंग स्ट्रेट तक हजारों किलोमीटर में फैला है। यही वजह है कि रूस आर्कटिक को भविष्य नहीं, वर्तमान की संपत्ति मानता है। रूस का आर्कटिक से रिश्ता नया नहीं है। सोवियत दौर में भी आर्कटिक सैन्य और वैज्ञानिक प्रयोगों का मैदान था। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन की मिसाइलें सबसे छोटा रास्ता नॉर्थ पोल के ऊपर से ही लेती थी, यानी आर्कटिक तब भी रणनीति के लिहाज से काफी अहम था। बस तब बर्फ ज्यादा थी और दुनिया की नजर कम। अब तस्वीर बदल चुकी है, बर्फ पिघल रही है और रूस ने इसे मौका बना लिया है। रूस ने आर्कटिक में पुराने सैन्य अड्डों को दोबारा चालू किया है, नए एयरबेस बनाए हैं, रडार सिस्टम लगाए हैं और सबसे अहम आइस ब्रेकर फ्लीट तैयार की है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर्स रूस के पास हैं, कुछ तो न्यूक्लियर पावर्ड। इसका मतलब साफ है, जहां दूसरे देश बर्फ में अटकेंगे वहां रूस रास्ता बना लेगा। अब बात आती है असली गेम, यानी नॉर्दर्न सी रूट की। ये आर्कटिक के किनारे किनारे चलने वाला समुद्री रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। रूस इस पूरे रूट को अपनी राष्ट्रीय समुद्री सड़क मानता है। जो जहाज इस रास्ते से गुजरना चाहता है उसे रूस की अनुमति चाहिए, रूसी नियम मानने पड़ते हैं और कई बार रूसी आइस ब्रेकर की मदद भी लेनी पड़ती है। यानी ट्रेड रूट भी और टोल बूथ भी दोनों रूस के हाथ में। यही वजह है कि अमेरिका लगातार बेचैन होता जा रहा है। अमेरिका मानता है कि आर्कटिक के समुद्री रास्ते इंटरनेशनल वाटर्स होने चाहिए, किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं। लेकिन रूस कहता है ये हमारे तट के साथ है तो हमारी सुरक्षा का मामला है। और यही टकराव आर्कटिक को अगला बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बनाता है, जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है, जिसके 4 मुख्य किरदार फिलहाल सामने दिख रहे हैं: अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन। अब जरा एक कदम पीछे चलते हैं। अभी तक आपने आर्कटिक शब्द कई बार सुना। यह आर्कटिक क्या है? क्योंकि आर्कटिक को समझे बिना ग्रीनलैंड, अमेरिका, चीन या यूरोप कुछ भी पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। आर्कटिक क्या होता है? आर्कटिक कोई देश नहीं है, कोई महाद्वीप भी नहीं है। आर्कटिक धरती का वो इलाका है जो नॉर्थ पोल के चारों तरफ फैला हुआ है और इसे एक काल्पनिक रेखा घेरती है जिसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इस सर्कल के ऊपर साल में कम से कम एक दिन सूरज नहीं उगता, जिसे पोलर नाइट कहते हैं, और एक दिन सूरज डूबता नहीं, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। और जब यहाँ सूरज निकलता भी है तो किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती, ज्यादातर रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। कभी कभी महीनों तक सीधे सूरज दिखता भी नहीं। यानी यहाँ समय भी अलग तरह से चलता है। अब सवाल है कि आर्कटिक में कौन कौन आता है? तो आर्कटिक किसी एक देश का नहीं है, बल्कि इसमें कई देश शामिल हैं, जिसमें है ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा का उत्तरी हिस्सा, रूस का बहुत बड़ा हिस्सा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के उत्तरी इलाके। इन सब के बीच में फैला हुआ है आर्कटिक ओशियन। यही वजह है कि आर्कटिक सीधे सीधे अमेरिका, रूस, यूरोप और अब चीन सबको जोड़ता है। अब बात खतरे की। खतरा यहाँ ठंड नहीं है, खतरा है बर्फ का पिघलना। वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे असली खजाना बाहर आ रहा है। ग्रीनलैंड के आसपास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इसके अलावा यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लिथियम, यूरेनियम, नियोडियम, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और मिसाइल सिस्टम तक में इस्तेमाल होते हैं। और एक चीज जो सबसे अहम है, आर्कटिक शिपिंग रूट। एशिया से यूरोप जाने का सबसे छोटा रास्ता, यानी समय
पैसा और ताकत, तीनों की बचत। यही वजह है कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कह दी जिसे दुनिया ने मजाक समझ लिया, ग्रीनलैंड खरीद लेते हैं। असल में ये मजाक नहीं था, ये एक संकेत था, एक चेतावनी। ट्रंप का संदेश साफ था, ग्रीनलैंड एक रणनीतिक संपत्ति है। जब डेनमार्क ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, तो ट्रंप ने डेनमार्क की यात्रा तक रद्द कर दी। यहीं से यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव खुलकर सामने आया। डेनमार्क और ईयू नहीं चाहता कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरी तरह हावी हो जाए। नाटो के अंदर होते हुए भी यहाँ खींचतान है। यूरोप ग्रीनलैंड को एक बफर जोन मानता है, एक ऐसा इलाका जो अमेरिका, रूस और चीन के बीच संतुलन बनाए रखे। इसी वजह से यूरोप ग्रीनलैंड को आर्थिक रूप से मजबूत करने, उसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि फैसला ग्रीनलैंड खुद करे, न कि कोई सुपर पावर। ग्रीनलैंड की जब भी बात होती है तो अक्सर अलास्का का जिक्र हो जाता है। दोनों की तुलना होने लगती है। अलास्का भी आर्कटिक में है, तेल से भरपूर है और रणनीतिक रूप से अहम है। अलास्का को भी पहले बेकार बर्फ का टुकड़ा माना जाता था। फर्क बस इतना है कि अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। अमेरिका ने वहाँ सेना लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तेल और गैस निकाली, लोगों को बसाया और धीरे धीरे अलास्का एनर्जी और मिलिट्री हब बन गया। जबकि ग्रीनलैंड अभी भी तय कर रहा है कि उसे किस दिशा में जाना है। अगर संसाधनों का सही इस्तेमाल हुआ तो ग्रीनलैंड भी अलास्का जैसा बन सकता है, लेकिन अगर दबाव में फैसले हुए तो ये सिर्फ शक्तिशाली देशों का मोहरा बनकर रह जाएगा। अब सवाल उठता है कि अंजाम क्या होगा, ये खींचतान कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि नतीजा आप अभी से देख रहे हैं। दुनिया भर के मार्केट में उथल पुथल है, सोना चांदी लगातार छलांग लगा रहे हैं, दुनिया के सुपर पावर आपस में भिड़ने को तैयार हैं। ऐसे में भविष्य कैसा होगा? जवाब साफ है, जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी दुनिया में उतनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी। ये गर्मी होगी पावर और पैसे पर अपना हक जमाने की। अमेरिका, यूरोप और चीन तीनों की नजर एक ही जगह पर है। रूस भी आर्कटिक में पहले से एक्टिव है। ये सब मिलकर एक नई कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बना सकते हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार जंग टैंकों से नहीं, रास्तों, संसाधनों और समझौतों से लड़ी जाएगी। क्योंकि जिसके पास संसाधनों का सरताज है वही असली बादशाह है। उसे फिर बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण हमारे सामने है। आज भी दुनिया के कई देश लगभग पूरी तरह पेट्रोलियम पर चलते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल से चलाते हैं। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक, केमिकल, एविएशन सब तेल पर टिके हैं। जब तक वैकल्पिक ऊर्जा पूरी तरह मजबूत नहीं होती, तब तक पेट्रोलियम ही ताकत का सबसे बड़ा हथियार रहेगा और ग्रीनलैंड इस हथियार का नया वेयरहाउस बन सकता है। और अगर ग्रीनलैंड के संसाधनों का दोहन तेज होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें, शिपिंग रूट्स, सैन्य संतुलन और यहाँ तक कि छोटे देशों की विदेश नीति तक। क्योंकि जब बड़ी ताकतें आमने सामने आती हैं, तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं, हिलती भी है। सवाल ये नहीं कि अमेरिका जीतेगा या यूरोप या चीन कितना आगे जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड खुद अपनी दिशा तय कर पाएगा या फिर इतिहास की तरह इस बार भी कोई और उसके भविष्य का नक्शा खींच देगा।